सबसे पहला जो इनाम था जिंदगी का, सबसे पहला पुरस्कार जिसको कहते हैं, वो प्राइमरी स्कूल में मिला था। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर खन्ना थे, उन्होंने उस समय बच्चों से कहा था कि देखो इसका मोरल कितना हाई है इस बच्चे का। आदमी को इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स पर विजय पानी चाहिए। यदि आप इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से घिर जाएंगे तो फिर आप सफलता की उम्मीद ना करें। उस समय खबर लगी कि साहब कुछ बैलगाड़ी वाहन जो है सागौन की लकड़ी भर के ला रहे हैं। हमने वायरलेस करा दिया, हम पूरा स्टाफ खतरे में है और 10-12 बैलगाड़ी हैं जो सागौन के चरपट भरे हुए हैं और जल्दी मदद भेजें। सामने देखा तो एक तेंदुआ बैठा था। कितनी दूरी, मुश्किल से 20 मीटर या 15 मीटर के बीच में हमारी उसकी दूरी होगी। मेरा नाम ओंकार सिंह राणा है, मैं किसान परिवार से हूँ और मेरा जन्म फपूंडा ग्राम में हुआ था जो मेरठ ज़िले में है। प्राइमरी की शिक्षा मैंने गांव से ही प्राप्त की है। उस ज़माने में जो गांव के संस्कार हुआ करते थे वो मेरे अंदर आज भी हैं। मैं ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर को मानता हूँ। सौभाग्य से तो मेरा जन्म बहुत अच्छे परिवार में हुआ था। 55 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन जब दुर्भाग्य शुरू हुआ तो मेरे बचपन से ही वो हमारी पूरी ज़मीन जो है वो अनेक कारणों से बिकती चली गई। परिणाम ये हुआ कि गांव से शहर में शिफ्ट होना पड़ा। शहर में आकर के मेरे आगे की शिक्षा दीक्षा हुई। 8वीं बोर्ड में मैंने पूरे नगर पालिका बोर्ड को टॉप किया था संस्कृत विषय में। उसमें मेरे 50 में से 49 नंबर आए थे। फिर मैंने बीएवी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल इंटर पास किया और मेरठ कॉलेज मेरठ से बीएससी पास किया। इस बीच पारिवारिक आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर होने के कारण मुझे भी बहुत परिश्रम करना पड़ा जीवन निर्वाह के लिए या अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए। हमारे मेरठ के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, मोदी नगर, मुरादनगर, रिठानी, प्रतापपुर। मैं इन सभी जगह नौकरी के लिए जाता था, लेकिन हर जगह नो वैकेंसी का जवाब मिलता था। उस समय कई बार जीवन बड़ा संघर्ष में लगता था। मेरठ में आने के बाद मेरी सबसे पहली जो पिक्चर थी वो थी 2 आँख 12 हाथ, जो मेरी बहन के स्कूल में दिखाई गई थी और वो पिक्चर बड़ी शिक्षाप्रद थी। उसका एक गाना जो है वो बहुत हिट था उस समय भी और वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। वो सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, आप भी सुने इसको। मेरी माँ का ये कहना था कि कोई भी काम करो तो माता पिता से पूछ कर करो। तो एक बार हमारे रिश्ते के मामा जी बोले, चलो भाई ओंकार सिंह आज पिक्चर देखने चलते हैं, संगम पिक्चर लगी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ठहर जरा, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। तो मैं घर आया और मैंने माँ से कहा, मैंने कहा माँ, मामा कह रहे हैं कि पिक्चर चलना है। तो मैंने कहा तुम कहो तो जाऊँ। उस ज़माने में क्या था, महिलाओं का जो एटीएम हुआ करता था वो साड़ी का पल्लू हुआ करता था। उस पल्लू में पैसे बंधे रहते थे। उसने अपने पल्लू में से एक 2 रुपये मुझे दिए, बोले ठीक है जाओ देख आओ। तो इस प्रकार मैंने पिक्चर हॉल में पहली पिक्चर संगम देखी थी और उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। परिस्थितियाँ विपरीत होने पर भी हमारा मनोबल इतना ऊँचा था, हम सपने देखा करते थे कि जैसे हमारे रिश्तेदार आज बड़े बड़े पदों पर हैं, हम भी वहाँ पहुँचें। तो मुझे ये शेर याद आता था, जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमेशा हमारी औकात से बड़े थे। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो हम लोगों का मनोबल, एक तो हमें संगति बहुत अच्छी हमारी माँ ने प्रदान की। हमारे जो भी आसपास लोग थे हमेशा अच्छी शिक्षा देते थे। तो उस शिक्षा का भी आज असर है कि हम उन सिद्धांतों पे, सनातन सिद्धांतों पे चल पाते हैं। मुझे सबसे पहला जो इनाम था जिंदगी का, सबसे पहला पुरस्कार जिसको कहते हैं, वो प्राइमरी स्कूल में मिला था। और हमारे गांव से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव है रावली चौहान, मोदी नगर के पास है। वो रावली चौहान में प्राइमरी स्तर के प्रोग्राम साल भर के हुआ करते थे, कल्चरल प्रोग्राम। उसमें हमने भाग लिया। उस ज़माने में मुझे एक पीतल का बर्तन इनाम में मिला था, वो मेरे जीवन का पहला इनाम था और उस बर्तन को मैंने बहुत समय तक संभाल के रखा। मेरे को इतना लगाव था, वो मेरी ज़िंदगी का पहला इनाम था। दूसरा, मुझे प्रशंसा पत्र मिला था कि जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमने एक नाटक प्ले किया था, देवराज इंद्र। उसमें मैं इंद्र बना था और वो पूरे बोर्ड में उस नाटक ने टॉप किया था, क्योंकि कंपटीशन होता था। बहुत सारे स्कूल थे बोर्ड के अंतर्गत मेरठ ज़िले में, तो वो हमारा नाटक टॉप आया था। तो उसमें मैंने हीरो का रोल अदा किया था, इंद्र बना था मैं। और उसके लिए मुझे एक प्रमाण पत्र, प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया था उस समय। पढ़ाई के साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बड़ा रुचि थी।
एक तो मैंने एनसीसी 2 साल किया और साथ साथ स्काउटिंग भी किया मैं 4 साल स्काउट रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या यूपी में प्राइवेट ग्रुप हैं, हमारा आज़ाद स्काउट ग्रुप था, स्काउट एंड गाइड ग्रुप, उसको मैंने ज्वाइन किया हुआ था। उसमें ऐसे कल्चरल आइटम होते रहते थे, तो उसमें मैं बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता था। और उसी तारतम्य में 1970 में मैंने बॉम्बे में स्काउट एंड गाइड जम्बोरी में भाग लिया था। 12वीं के बाद जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मेरठ कॉलेज में गया, वो मेरा फर्स्ट ईयर था और फर्स्ट ईयर का भी पहला दिन था। तो मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ उस टाइम का। जैसे पहले दिन होता है कि प्रोफेसर आते हैं और वो हर बच्चे से परिचय प्राप्त करते हैं, भाई अपना नाम बताओ और पिछली क्लास में कौन सी डिवीज़न आपको मिली वो बताओ। तो ऐसे ही बताते बताते लोग, कोई बता रहा फर्स्ट डिवीज़न, कोई बता रहा गोल्ड मेडलिस्ट, कोई बता रहा गुड सेकंड, कोई बता रहा सेकंड डिवीज़न। अपन बंदे तो भैया थर्ड डिवीज़न से पास हुए थे, लेकिन थर्ड डिवीज़न हमारी 2 नंबर से रुकी थी। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा सर ओंकार सिंह गुड थर्ड डिवीज़न। तो पूरी क्लास जो है वो ठहाका मार के हंसने लगी कि यार गुड सेकंड तो सुना, गुड थर्ड नहीं सुना। ये इस मनोबल को देख के हमारे प्रोफेसर डॉक्टर खन्ना थे, जो उनकी पुस्तकें चलती हैं, वो बहुत मशहूर मैथमेटिशियन थे वे। तो उन्होंने उस समय बच्चों से कहा था कि देखो इसका मॉरल कितना हाई है इस बच्चे का, यू शुड लर्न फ्रॉम हिम। तो इस प्रकार की हमारे जीवन में बात हुई। इसका मतलब है कि हमने अपने आप को, अपने मनोबल को कभी नीचे नहीं होने दिया और आज हम परिस्थितियों को जीत करके इस लेवल पर आए। उसका कारण ही था कि हमेशा मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। आदमी को इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स पर विजय पानी चाहिए। यदि आप इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से घिर जाएंगे तो फिर आप सफलता की उम्मीद ना करें। मुझे लेख लिखने का भी शौक था, तो प्रोफेसर साहब ने उस समय पूरी क्लास को कहा कि देखो इस बच्चे का जो है मॉरल कितना हाई है, और आप लोगों को भी बोले इसी प्रकार से अपने मन में जो है अपने मॉरल को हाई रखना चाहिए। और मेरा ही मानना है कि आपको कभी भी यदि जीतना है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जो है वो दूर रखिए, उसको अपने अंदर घर मत बनाने दीजिए। मैंने एक लेख दिया था, वो छपा था, उसमें उसका टाइटल था स्वर्ग का टेलीविज़न। तो उस मैगजीन में छपा था। मैं कविता भी लिखता रहता था, क्योंकि हमारे रिश्ते के चाचा जी बहुत बड़े कवि थे, वो कविता पाठ करने जाते रहते थे और उनसे भी मेरे को सुनने को मिलती थी। तो मेरे अंदर भी वो कीड़ा जाग गया, मैं भी कविता लिखने लगा। और कविता कई बार तो होता था क्लास में बैठा है, भाव आ रहे हैं तो क्लास में ही लिखने लगा। उधर प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और हम कविता लिख रहे हैं। कई बार बीएससी में जब फिजिक्स के प्रैक्टिकल चलते रहते थे, उस समय भी भाव आ गए, तो प्रैक्टिकल करने के बाद में वो वहीं उसी प्रैक्टिकल बुक पे ही लिखना शुरू कर दिया। नौकरी ढूंढने में उस समय बहुत दिक्कत थी, उस समय भी जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, आज तो है ही है, पर मेरा चूँकि अनुभव है कि उस ज़माने में भी वो समस्या थी, जॉब थी। और चूँकि हमारे पास तो कोई सिफारिश ही नहीं था, हमारे ऊपर कोई था ही नहीं, तो हमें और दिक्कत गई। तो हमें अपने बलबूते ही सब कुछ जो है करना था। तो कई बार मायूस होकर के चलते थे। एक टूटी सी साइकिल थी हमारे पास, एक रिश्तेदार ने दी थी, तो उस टूटी सी साइकिल से ही अपना 10-20 किलोमीटर इधर से उधर आना जाना करते रहते थे। तो उस समय ये गाना बड़ा चलता था दोस्ती पिक्चर का, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। इसको मैं गुनगुनाता भी था और इससे प्रेरणा भी लेता था। इंसान को जो है दुख में डूबना नहीं चाहिए, उससे अपने आप को उबारने की कोशिश करते रहना चाहिए। बीएससी के बाद मुझे एक इंटर कॉलेज में एडहॉक जॉब मिला टीचिंग का। तो मैं करीब 6 महीने के लिए मिला था वो। तो हमारे बहनों ही हैं, किला परिषदगढ़ में जहाँ मेरी बहन ब्याही हैं, तो उन्होंने मेरे को वहाँ के इंटर कॉलेज में एडहॉक में एक नौकरी दिलवा दी टीचिंग की। तो मैं 9वीं 10वीं क्लास को गणित पढ़ाता था, साइंस पढ़ाता था। 6 महीने वो काम किया। उसी बीच मैं अप्लाई करता रहा उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपी पीएससी में एक पोस्ट थी कानून गो की, उसमें मैंने अप्लाई किया। उसका कंपटीशन देने में इलाहाबाद गया और उस कंपटीशन को मैंने टॉप किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वह इंटरव्यू के टाइम पे मैं बीमार पड़ गया, मुझे वायरल हो गया, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया, तो मेरा चांस मिस हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे एक वैकेंसी भेजी थी ग्वालियर एजी ऑफिस की, तो उस परीक्षा को देने चला गया ग्वालियर। वो भी आ गए, वो थानेदार थे शिवपुरी में, ग्वालियर आ गए। तो मेरे दूर के रिश्तेदार थे, बाद में हालांकि मेरे ससुर बने। वहाँ पे हमने परीक्षा दी
उन्होंने पूछा कैसा हुआ पैर? मैंने कहा बहुत बढ़िया हुआ मेरा, 95% और हुआ भी था सही। तो बोले ठीक है, अभी तो 3 बजे करीब इंटरव्यू होगा, तब वो लिस्ट भी निकलेगी और तभी इंटरव्यू हो जाएगा। तो बोले चलो कटिंग करा लो। अब हम जुल्फे उल्फे खाए थे, उस समय उम्र भी ऐसी थी 20-22 साल की। कटिंग करा ली, बाद में आके देखा हमारा नाम ही नहीं उसमें जो रिजल्ट निकला था ऑडिटर का, उसमें नाम ही नहीं। बड़े मायूस हुए, उनको भी बड़ा अच्छा नहीं लगा। बोले चलो चाय पीते हैं, दुकान पे चाय वाले की बैठ गए। तो वहाँ न्यूज़पेपर में पोस्ट निकली थी रेंजर्स की, मध्य प्रदेश में 40 रेंजर्स की वैकेंसी की पोस्ट निकली थी, और वो पहली बार पब्लिक सर्विस MP की पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित हो रही थी। हेडक्वार्टर इंदौर था। तो देखिए परिस्थितियाँ किस प्रकार बदलनी जब शुरू होती हैं तो आपको पता भी नहीं लगता कि आपको सफलता कब मिल जाए। मेरे से बोले देखो ये 40 है, लेकिन वो सोचे यार इसका लास्ट डेट तो परसों ही है। अब फार्म लेना, भरना, पोस्ट करना बड़ा टेढ़ा काम है। फिर उन्होंने युक्ति बताई, तुमको ऐसा करते हैं तुम बस से चले जाओ भोपाल, बाबे अली में, वो शिवपुरी से बैठा दिया था मेरे उनको, और वहाँ से कहा बोले यार तुम ऐसा करना बाबे अली से फार्म ले आना भोपाल जाके, वन विभाग का है वहाँ दफ्तर, और आके और जब तक मैं तुम्हारी टेस्टिमोनियल्स ये सब पूरे अटेस्ट करा दूंगा और भेज देंगे। तो मैं भैया आया, फार्म लिया, जो बस मिली उससे तत्काल लौट गया। उन्होंने टेस्टिमोनियल पहले ही अटेस्ट करा रखे थे, फार्म भर के पूरा एक्सप्रेस डिलीवरी से पोस्ट कर दिया भगवान नाम पे कि भाई बस एक दिन बचा है, इंदौर पहुंच जाएगा तो नंबर लग जाएगा। किस्मत से भाई वो एक्सेप्ट हो गया, फार्म नंबर लग गया। इंदौर हमने सेंटर रखा था, तो हमारी जो है रिटन टेस्ट हमारा वहीं हुआ, इंदौर में हुआ। तो हम रिटन टेस्ट में क्लियर हो गए। घर चिट्ठी पहुंच गई, भाई आप जो है ये इंटरव्यू के लिए फलाना तारीख है और 25 किलोमीटर की दौड़ में शामिल हुई है। तो हम यहाँ भोपाल आ गए। भोपाल में इंटरव्यू होना था, यहीं दौड़ लगाई। रोशनपुरा नाके से लेकर अहमदपुर नर्सरी तक 12:30 जाना, 12:30 आना, 25 किलोमीटर दौड़ थी, 4 घंटे के अंदर पूरा करना थी। तो पूरा हो गया। कुल मिला के ये था कि सिलेक्शन हो गया। और देहरादून ट्रेनिंग होती है इसकी, उस ज़माने 2 ही सेंटर थे, देहरादून और कोयम्बटूर। अब तो खैर प्रादेशिक स्तर पे हो गया, हर स्टेट में हो गया रेंजर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो वो हमने 2 साल की वहाँ ट्रेनिंग की। वहाँ पे हमने जो है 2 साल में 32 विषय कवर किए, जिसमें कुछ तो साल भर के सिलेबस वाले थे, कुछ 2 साल के सिलेबस वाले थे, कुछ 6 महीने, कुछ 3 महीने के, कुछ 1 महीने के, कुछ 15 दिन के। ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग थी वहाँ पर, बहुत सारे सब्जेक्ट थे उसमें। तो उसमें भी वहाँ हमने फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन एक विषय होता है, उसमें हमने पूरे कॉलेज में टॉप किया और उसके कारण मुझे फर्नांडीज सिल्वर मेडल मिला। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं रेंजर्स पोस्ट के लिए, इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा था, तो मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला था। जब मुझे इंटीमेशन आई और जब एग्ज़ाम होना था, 1 महीने का टाइम था। एक तो ये था कि मैं चूँकि टीचिंग का काम भी करता रहा था और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ जो सिलेबस की थी वो तो कंठास जैसी थी, बिल्कुल एकदम मोखाग्र याद थी। फिर भी मैंने, और जनरल नॉलेज है और इंग्लिश वगैरह का इसकी तैयारी की और 1 महीने तैयारी। लेकिन मेरा संकल्प ये था डू और डाई, और मैंने ये समझिए आप 24 घंटे में 16 से 18 घंटे लगातार 1 महीने तक मेहनत की, पढ़ता रहता था। पढ़ते पढ़ते, चूँकि हम लोग, हमारे यहाँ यूपी में खाट चलती है, ये पलंग वलंग तो बाद में आए हैं, हम लोग खाट पे बैठ के पढ़ते थे। और ऐसा हो जाता था कि ये हमारे जो पैर है ना, यूँ चिपक जाते थे बैठे बैठे। तो माँ को आवाज़ लगा था, माँ जरा आना इसमें, ये तो जरा पैर पकड़ के इसको उठवाओ। तो जब पैर खुलते थे, तो इतनी हार्ड मेहनत करिए। आपको सफलता पानी है तो अटमोस्ट मेहनत करना पड़ेगी, भयंकर मेहनत करना पड़ेगी, जब आपको सफलता मिलती है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि भाई आपको पुरुषार्थ के कारण आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, कड़ी मेहनत से अपने परिश्रम को बदला जा सकता है। तो हमने वो इतनी मेहनत करी, उसी का फल मिला कि हम सेलेक्ट हो गए। तो साथ साथ क्या है, मैंने ये देखा है और दूसरे अधिकारियों को भी देखा है जिनके बारे में जानता हूँ कि जो नौकरी में आने से पहले शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाने का काम किया है, उनका सिलेक्शन निश्चित होता है, क्योंकि उनको विषयों पे कमांड हो जाता है। पढ़ाते पढ़ते नहीं होता, पढ़ाते पढ़ाते कमांड होता है। तो मैं तो भाई सबको, जो भी बच्चे भी यहाँ भी कॉलोनी में हैं, मिल जाते हैं, उनको यही कहता हूँ कि भाई कंपटीशन कर रहे हो तो ऐसा करो, तुम पढ़ाना शुरू कर दो, चाहे बच्चों को फ्री पढ़ाओ,
या कहीं इंस्टीट्यूट में जाके, किसी कॉलेज में जाके नौकरी ले लो अडाक उडाक की, कुछ पढ़ाओ, पढ़ाने से आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। और वो तैयारी ऐसी होती है आपके फंडे पूरे क्लियर रहते हैं। आपको वहाँ डर के मारे स्टूडेंट के सामने आपकी बेइज्जती ना हो जाए तो आप हर चीज़ पढ़ के समझ के जाते हो और उनको समझाते हो। पहले तो आप खुद समझते हो, फिर जब उनको समझाते हो तो आपकी मास्टरी हो जाती है उस विषय पे, उन चीज़ों पे। तो ये बड़ी पे करती हैं सब चीज़ें कि मैं तो यही सलाह दूंगा जो कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं पढ़ाना चाहिए दूसरे बच्चों को, या किसी स्कूल में नौकरी करना चाहिए। तो गारंटी है, ये हमने बहुत अधिकारी हमारे IFS में भी हमने उनकी कथाएं सुनी हैं जो लेक्चरर रहे हैं या जो पढ़ाते रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। जब हमारा अंतिम दिन था देहरादून में तो हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर चौधरी राम प्रकाश, हरियाणा कैडर के थे वो। उन्होंने कहा बच्चों आज आपका ये अंतिम दिन है कॉलेज का, अगले दिन कन्वोकेशन था और कन्वोकेशन के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो बोले मैं सिर्फ एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सरकार जिसको भी आपके अधिकारी की कुर्सी पर बिठा दे, भले ही वो आपसे कम ज्ञानवान हो तो भी उसको अधिकारी मान के ही नौकरी करना। तो उनका वो मंत्र हमने ऐसा पकड़ा कि पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को रखा कि हमने हमेशा किसी भी वर्ग का अधिकारी बैठ गया कुर्सी पर तो हमने उसको अधिकारी ही मान करके और नौकरी की है। अपने आप को हमने इस प्रकार भी ढाला कि भाई पानी जैसा होता है ना, पानी को आप जैसे डिज़ाइन के बर्तन में रख दो वैसे डिज़ाइन उसका हो जाता है। आप लोटे में रख दो लोटे की शक्ल का हो जाएगा, गिलास में रख दो गिलास की शक्ल का हो जाएगा। हमने अपने आप को ऐसे ही बना कर रखा कि हम जैसा भी अधिकारी आया उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को बदल लिया। वो चीज़ हमें बहुत बड़ी जीवन में सफलता की कुंजी बन गई। जब देहरादून से चले और यहाँ ज्वाइन किया मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश स्टेट की तरफ से सिलेक्शन था तो यहीं ज्वाइन करना था, तो हमारी माँ ने चलते समय एक ही बात कहा था, एक बार ध्यान रखना कि नौकरी के 9 काम 10वां काम हाँ जी। नौकरी में ना नहीं चलता है, हाँ चलता है। तो वो भी हमने उसका ध्यान रखा। कई बार लोग मेरे से पूछते थे कि यार तुम लोग यहाँ MP में आए हो, UP से आए हो और यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, कैसे तुम लोग यहाँ जो है अपने आप को यहाँ पे समायोजित करते हो, कैसे एडजस्ट करते हो। तो मैंने कहा भाई मैं किसान परिवार से हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और ये भी क्षेत्र आदिवासी लोग भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें मुझे ये आसानी होती है इन लोगों के साथ काम करने में। अब फॉरेस्ट की नौकरी है, बड़ी रिस्की, जान को खतरा, जंगल में जाओ तो कोई आपके साथ में कोई पुलिस की गार्ड तो लगी नहीं है, ना कोई आपके पास शस्त्र रहते हैं ना कुछ रहते हैं। वो तो आज ज़रूर है कि वन विभाग में कर्मचारियों को बंदूक दी गई हैं, राइफ़ल दी गई हैं, पिस्टल दी गई हैं, आज तो बहुत कुछ है, गाड़ियाँ दी गई हैं। हमारे टाइम में तो कुछ नहीं था, हम तो अपनी मोटरसाइकिल से ही यात्रा करते थे। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि जान जोखिम में पड़ जाती थी कई बार, क्योंकि अब स्टाफ आपके पास कितना 2 4 8 स्टाफ, वहाँ तो यदि जनता भड़क गई तो आप के सामने तो वहाँ सैकड़ों लोग आ जाते हैं, तो उनसे आप लड़ तो नहीं सकते। वहाँ तो आपको माइंड गेम ही खेलना पड़ता है। और कई बार ऐसा हुआ, ऐसी परिस्थितियाँ बनी, अब लोग लकड़ी नहीं ले जाने दे रहे, वहाँ ट्रैक्टर भर लकड़ी है, कहीं ट्रक भर लकड़ी है, उसको उठाने की समस्या। और वहाँ आपको लेबर भी नहीं मिलती है, गाँव वाले नहीं उठाने देते, वही हम नहीं ला देंगे लकड़ी तुम्हारी। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती थी। लेकिन हम लोग क्या करते थे, गांव के कोटवार को बुलाया। कोटवार क्या है, सरकारी आदमी रहता है, रेवेन्यू विभाग का रहता है, वो थानों से भी जुड़ा रहता है। तो फिर हम क्या करते थे, वो कोटवार के सुपुर्द कर देते थे और फिर चले आते थे। और चूँकि कोटवार की इज्जत गांव में बहुत होती है, वो लोग उससे डरते भी हैं, क्योंकि पुलिस वालों का उसको पूरा सपोर्ट रहता है। गाँव में कोटवार को पुलिस का बहुत सपोर्ट रहता है, तो उससे फिर वो पंगा नहीं लेते कोटवार से, वो हमारा काम बन जाता है। उसके बाद हम अपने सरकारी ट्रक भेज करके और दूसरी जगह से लेबर भेज करके माल उठवा लेते थे। एक बार रेंज ऑफिसर दमोह था, जब तो बहुत सीनियर हो गया था मैं, तो उस समय खबर लगी कि साहब कुछ बैलगाड़ी वाहन जो है सागौन की लकड़ी भर के ला रहे हैं, और कोई दमोह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी वो जगह, पर वो पहाड़ियों के अंदर थी जहाँ 2-3 नाले क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो हमें जैसी खबर लगी, हमने स्टाफ को लिया, 6-7-8 स्टाफ जो भी उस समय मिला, और हम ट्रक लेके चले गए। लेकिन ट्रक में क्या है, वो पहाड़ियों पे ऐसी बरसात के कारण चैनल बन जाती हैं
मिट्टी निकल जाती है तो वहाँ से ट्रक नहीं आगे नहीं जा पा रहा था। ड्राइवर ने कहा साहब ये ट्रक पलट जाएगा, यहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग पैदल आए, चुप के बैठ गए। शाम ढले साहब वो बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट आती है, वो पहाड़ी पे से उतरती जा रही हैं, और वो जैसे ही वो पूरी की पूरी नीचे उतरी, हम पूरा स्टाफ वहाँ सामने लग गया उनके। अब वो साले भाग गए, बैल और बैलगाड़ी सहित छोड़ के भाग गए। अब क्या किया जाए, शाम का अंधेरा हो रहा था। एक गार्ड को दौड़ाया, मैंने कहा ट्रक वहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर खड़ा था। तो मैंने कहा भाई तू ट्रक पे जा, वो वहाँ था वायरलेस, उसमें ट्रक में था वायरलेस। मैंने कहा वहाँ एसडीओ साहब को खबर करो कि साहब, अच्छा इसी बीच का पूरे गांव वाले तभी थे, और गांव वाले गुंडे बन साहब वो पहाड़ियों पर ऊपर ऊपर सब दिखे। अब नीचे हम लोग बैलगाड़ियों को जो है एक एक करके बैलगाड़ी को हमारा गार्ड हाँक वहाँ के लाइन पे लगा रहा था। तो हमने वायरलेस करा दिया, हम पूरा स्टाफ खतरे में है और 10-12 बैलगाड़ी हैं जो सागौन के चरपट भरे हुए हैं और जल्दी मदद भेजें। तो एसडीओ साहब भी हमारे मेरठ के ही थे, वो कपिल साहब बहुत स्मार्ट। तो जैसे उसको खबर मिली तत्काल उसने दूसरे ट्रक में 15-20 लेबर भरवा के और 2 पुलिस वाले तत्काल भिजवा दिए। तब तक रात हो रही थी, तो हम भी डरे हुए थे। मैंने कहा यार ऐसा ना ऊपर से पत्थरबाजी हो जाए या कोई देसी बंदूक ना चला दे। तो हमें भी घबराहट थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग भी पहाड़ी की एक तरफ छिप गए, मतलब ऐसे जो से ओट टाइप की नहीं रहती, पत्थरों की ओट रहते हैं, कुछ पत्थर आगे वो निकले रहते हैं पहाड़ों में, उस ओट में हम लोग खड़े हो गए। 6-7 लोग थे। फिर जैसे ही वो लाइट दिखी ट्रक की हमें और आवाज़ दिखी, तो हमारे अंदर भी थोड़ा जान आ गई कि हाँ चलो भाई अब जो है व्यवस्था हो गई है। तो आए, सारी बैलों को हाँक के आगे आगे चलते चले गए कुछ लोग हमारे, और लकड़ी को ट्रक में लादा, बैलगाड़ियों को भी लादा, उनको चक्के निकाल के उनके, और तब जाके हम रात में करीब 12-1 बजे वापस दमोह आ पाए। एक जंगली जानवर का आपको किस्सा बताता हूँ कि जंगल में तेंदुआ, भालू, शेर यानी टाइगर, ये हिंसक जानवर अक्सर घूमते मिलेंगे आपको, और हम लोगों को तो टकरा ही जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है भालू। ये भालू का गैंग में यदि आप फंस गए तो बच नहीं सकते आप। और जो टाइगर होता है वो शेर होता है, जंगल का राजा ही होता है वास्तव में। उसके अंदर वो ऐसे आपको अचानक आपके ऊपर अटैक नहीं करता। जो तेंदुआ होता है वो बदमाश होता है, वो पेड़ पर भी चढ़ जाता है, वो हर जगह आपका पीछा करेगा, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कब आप पे घात लगाए, कब आक्रमण कर दे, कुछ नहीं कह सकते। तो एक बार क्या हुआ, मैं बरेला रेंज में था, मंडला जिले की रेंज थी। तो वहाँ पे एक योजना बनानी थी एक गांव की, माइक्रो प्लान, सूक्ष्म प्रबंध योजना बोलते हैं उस ज़माने में। मेरे अफसर ने कहा कि भाई उस गांव की तुम ऐसा करो, माइक्रो प्लान बना दो। तो ठीक है सर, मैं बना देता हूँ, क्योंकि मैं माइक्रो प्लान का एक्सपर्ट हूँ वन विभाग का। रिटायरमेंट के बाद ही मैंने सैकड़ों माइक्रो प्लान बनाई है, मुझे अधिकारियों ने बुला के अपने क्षेत्र में माइक्रो प्लान बनवाई हैं। तो मैं गया गांव में, और माइक्रो प्लान का डाटा इकट्ठा करने में गांव से हमें रात के 10 बज गए। तब भी जानकारी हमारी नहीं हमको पूरी मिली थी। तो गार्ड बोला साहब ऐसा करो आप चले जाओ, मैं रात में यहीं रुकता हूँ, तो मैं सुबह आपको ये सब इनसे रात भर में पूरी जानकारी इकट्ठी करके सुबह आपको ला दूंगा। हमने कहा ठीक है। अब वो जून का आखिरी हफ्ता था, गर्मी बहुत थी। तो जैसे ही मैं गांव से निकला, धड़ाधड़ पानी, बहुत भयंकर बरसात होने लगी। अब मैं अकेला तो चल ही रहा था। अब गांव के रास्तों में क्या कीचड़ होती है, हाँ पक्की सड़कें तो होती नहीं गांव में। तो कैसे भी करके गाड़ी कहीं फंस जाए कीचड़, कहीं कुछ कैसे कर आके धीरे धीरे आया। तो एक नाला क्रॉस करना पड़ता था सड़क पे आने के लिए, और सड़क से करीब 200 मीटर अंदर था वो नाला। तो मतलब सड़क से 200 मीटर अंदर था जंगल के। ये किस्मत अच्छी थी कि नाला उथला हुआ था, मतलब पत्थर की चट्टान थी उस नाले पे। वहाँ से मतलब मोटरसाइकिल आराम से निकल सकती थी, लेकिन जब तक मैं आया उसमें 1 फुट पानी हो गया था। सामने देखा तो एक तेंदुआ बैठा था। कितनी दूरी, मुश्किल से 20 मीटर या 15 मीटर के बीच में हमारी उसकी दूरी होगी। मेरी मोटरसाइकिल लाइट जैसे उस पर पड़ी, और मैंने कहा तो तेंदुआ। तो मैंने जो मोटरसाइकिल थी उसकी घुर बहुत स्लो कर ली, सिर्फ लाइट भर जलने दी, और मैं चुप खड़ा रहा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, पानी गिर रहा है, वो भी वहीं बैठा है, मैं भी इस तरफ खड़ा हूँ। डर तो एकदम ये था, मैंने कहा यार ये अटैक ना कर दे कहीं। हमने भी हनुमान जी का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया मन ही मन में। थोड़ी देर बाद वो खिसक के चला गया। तो हमने वो नाला पार किया, नाला पार करके और रोड पे आए, और उसके बाद अपने घर आए। जीवन में परेशानियां जब आती हैं तो उस समय यदि आपके अंदर धैर्य है, वो आपने अपने विवेक को बना के रखा हुआ है,
धैर्य है तो विवेक बना रहेगा, और धैर्य चला गया तो विवेक भी चला गया। और जब विवेक आपका जागृत रहता है तो सब रास्ते ये ब्रेन निकाल लेता है, यही ब्रेन निकालता है, तो बाहर का आदमी नहीं निकालता, यही रास्ता निकाल लेता है, और आप जो है उस समस्या से उबर जाते हैं। 2003 में मेरी पोस्टिंग यहाँ भोपाल में हुई थी। बच्चों ने उस समय यही सोचा कि भाई अब भोपाल में बसा जाए, लेकिन जब यहाँ ब्रिटिश पार्क में आए, ये कॉलोनी हमको पसंद आई और हमने इनका प्लान देखा, तो हमें जो क्रॉमवेल का प्लान था बड़ा पसंद आया, क्योंकि वो भारतीय कल्चर के अनुसार बनाया गया था। उसमें अक्सर तो क्या है, बिल्डर किचन भर बना देते हैं, इन्होंने क्या किया था, किचन का स्टोर और एक पूजा रूम, उसमें अलग से प्रावधान दिया था। वो हमें बड़ा पसंद आया, तो हमने उसको बुक कर लिया। इस कॉलोनी की विशेषता थी, वो कोरोना काल में पता लगी कि जितने कंजेस्टेड एरियाज थे वहाँ बहुत भयानक तरीके से कोरोना फैला था। और ये कॉलोनी चूँकि ओपन थी, खुली हुई थी एकदम, तो यहाँ इस कॉलोनी में उतना असर नहीं हुआ। अपनी कॉलोनी में एक सबसे खास बात ये कि दूसरी कॉलोनियों में सड़कें बहुत कम चौड़ी हैं, अपनी कॉलोनी में अच्छी चौड़ाई दी है इन्होंने। तो वो एक अट्रैक्शन हमारे लिए भी था कि यार अच्छा खुला हुआ है एरिया और स्पेस भी अच्छा है, बच्चों को भी पसंद आया और हमें भी पसंद आया, तो हम यहाँ बुक कर दिए और आज अच्छे से रह रहे हैं। निश्चित ही ये बहुत बेहतरीन कॉलोनी बनने वाली है।